नुस्खा जरदारी कमाल कर रहा था, फिर 2 टके के लोगों ने रास्ता रोक लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा पत्ता खेला है कि अब सिंध के लोग चाहकर भी केनाल्स के इशू पर कुछ नहीं कर सकते। अचानक खबर आई कि जनाब सदर जरदारी साहब रुखसत फरमा गए, लेकिन थोड़ी देर बाद डॉक्टर आसिम हुसैन मंजर आम पर आ गए। अख्तर मेंगल को मौजूदा पार्लियामानी निज़ाम में कोई गुंजाइश नजर क्यों नहीं आ रही? डॉक्टर मारंग बलोच और दीगर बलोच खवातीन का आखिर होगा क्या? फौज के पास वक्त बहुत कम है, जल्दी करें वरना पहाड़ों पर जाना पड़ेगा। जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो ने बड़ी जंग का ऐलान कर दिया। राशिद मेमून सुमरो साहब ने भी कमाल का सवाल उठा दिया। सिंध के कौम परस्तों की ये चाल हुकूमत सिंध के लिए कितनी खतरनाक साबित होगी। मिशन था ईरान को सफ़े हस्ती से मिटाने का। बांग्लादेश ने सुपर पावर को मुंह तोड़ जवाब दिलवाने के लिए अपना सबसे कीमती अड्डा चीन को देने की पेशकश कर दी। हालांकि मखदूम्स के गिर्द फिर घेरा तंग हो गया, एक नई जंग छिड़ गई है। लेकिन पुलिस एहलकार ने ऐसा क्यों किया? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो एक मुकम्मल पैकेज है, लेकिन जो लास्ट वाली खबर है वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कमाल का नुस्खा तैयार किया था, लेकिन ये उनकी बदकिस्मती थी कि ये 2007 नहीं था। अब 2007 वाले लोग भी नहीं थे। माजी में हम खबरें सुनते थे कि नेब के दफ्तर से जनाब आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुकदमे का पूरा रिकॉर्ड गायब हो गया। तब हमें लगता था कि ये बहुत बड़ी गेम है और बड़े बड़े सहाफ़ी चाहकर भी इस मुद्दे पर बात नहीं कर पाते थे। लेकिन अब वैसा कुछ नहीं है। अब सड़कों पर खड़े हुए आम से आम बंदे के हाथ में जो बैनर होता है, उस एक बैनर में सैकड़ों सवालात होते हैं। अब आसिफ अली जरदारी साहब ने केनाल्स की मंजूरी दी, दस्तखत किए, लोगों ने उसे झट से पकड़ लिया और शोर मचाना शुरू हुए। पीपल्स पार्टी वही पुरानी सोच लेकर एक हरबा इस्तेमाल करती है। उस इजलास के मिनट्स ही तब्दील कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर 2 टके के लोग, जिन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 टके के लोग कहती है, वो 2 टके के लोग पीछे नहीं हटते और लाखों करोड़ों के, क्योंकि वो खुद को लाखों करोड़ों की अहमियत का हामिल समझती हैं, फिर 2 टके के लोगों ने लाखों करोड़ों की मालियत और सोच वाले लोगों का जीना महाल कर दिया था। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मुराद अली शाह, निसार खोड़ो और दीगर जो लोग थे, उन्होंने बहुत कोशिश की कि लोगों को डाइवर्ट किया जाए और ये सारा का सारा मलबा मुस्लिम लीग नवाज और दीगर कुव्वतों के ऊपर डालकर अपनी तरफ से खुद को क्लियर करवा दिया जाए। लेकिन फिर मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से एक ऐसा जवाब सामने आता है जो कि आसिफ अली जरदारी साहब की पूरी मेहनत, कोशिशों को लोगों के सामने साफ निर्वार कर देता है। मुराद अली शाह वैसे तो मरियम नवाज साहिबा को अपना हरीफ समझते हैं, लेकिन केनाल्स के मसले पर जब पंजाब गवर्नमेंट ने बजट पास किया, बजट रखा, तो सीएम मुराद अली शाह मुफ्त में मरियम नवाज के तर्जुमान बन गए। लेकिन फिर उसी पंजाब हुकूमत के तर्जुमानों ने मुराद अली शाह साहब को सबके सामने जलील व ख्वार कर दिया। आपको शायद समझ ना आए, आसिफ अली जरदारी की बीमारी के पीछे छुपा लॉजिक कमाल का था, क्योंकि अगर वो बीमार ना होते तो गड़ी खुदा बख्श में उन्हें जलसे से किताब करना पड़ता। अगर केनाल्स की हिमायत में बात करते तो सिंध में उनकी गवर्नमेंट चली जाती और मुखालफत में बात करते तो उनकी सदारत चली जाती। अब सदर आसिफ अली जरदारी इस उम्र के नहज में इतनी बड़ी कुर्बानी देने से रहे। इस पर बड़े बड़े सहाफ़ियों ने, हामिद मीर ने भी सवाल उठाए, क्योंकि आसिफ जरदारी सबसे ज़्यादा अगर किसी को इंटरव्यू देते हैं तो वो हामिद मीर साहब को देते हैं। लेकिन हामिद मीर ने भी उसकी बीमारी पर, टाइमिंग के ऊपर सवाल उठाए थे। अब दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। अब पूरी की पूरी गेम बदलने की कोशिश की जाएगी और पूरा का पूरा मलबा ताकतवर कुव्वतों के ऊपर डालने की कोशिश होगी। कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी कौम परस्त जमात बनकर इनके रहनुमाओं के बयानात इतने कौम परस्ती पर मबनी होंगे कि जो सिंध के असल कौम परस्त हैं वो भी दंग रह जाएंगे। अब देखें ना, 2 दिन से सोशल मीडिया पर बहस हो रहा था कि सिंध गवर्नमेंट, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया है कि केनाल से खिलाफ कौमी असेंबली में करारदाद लाई जाएगी। लेकिन बाद में पता चला कि वो करारदाद जब इस्लामाबाद लेकर गए थे, यहाँ कराची से कौमी असेंबली नहीं गई वो करारदाद, वो डायरेक्ट कराची पहुँच गई। अब कराची में वो करारदाद कहाँ है
कराची में सबसे ज़्यादा जहां कूड़ा पड़ा है, अब उस कूड़े में अगर आप देखेंगे तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो करारदाद ज़रूर पड़ी होगी। कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिमायती लोग इस पूरे मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो ये ऐलान किया था कि वो करारदाद लाएंगे, पीपल्स पार्टी, नवाज लीग और दीगर जो जमातें हैं उनको वो इम्तिहान में डालेंगे कि देखते हैं कि ये मुखालफत करते हैं या हिमायत करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो करारदाद नहीं ला रही। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज दोनों ही जमातों की हुकूमत इसलिए टिकी हुई है क्योंकि ये प्रोजेक्ट उन्होंने मुश्तरका तौर पर मंजूर किया था और इस पूरे के पूरे अमल में वो शरीके जुर्म है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक ऐसा पत्ता खेला है, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी शातिर जमात है, पॉलिटिकल भी, कानूनी तौर पर भी, आईनी मामलात भी जानती है। उन्होंने एक ऐसा पत्ता खेला है कि अब कुछ दिनों के बाद सिंध के कौम परस्त, सिंध की सियासी, समाजी, मजहबी और दीगर जो सिविल सोसाइटी की तनाजीम है, लोग हैं, वो चाहकर भी कैनाल्स के मामले पर बात नहीं कर पाएंगे, एहतजाज नहीं कर पाएंगे। अगर कोई एहतजाज करेगा तो ताकत के ज़रिए उस एहतजाज को बिल्डोज कर दिया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं बैरिस्टर ज़मीर घुमरो साहब। वो एक पिटीशन में एज अ वकील के तौर पर सिंध हाई कोर्ट चले जाते हैं और सिंध हाई कोर्ट से बहुत बड़ा फैसला भी इरसा के खिलाफ लेने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस अदालती फैसले के बाद जो कुछ और जो बड़ी गेम होने वाली है वो किसी ने सोचा ही नहीं था, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया जिस अंदाज से बदलेगा वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा न पंजाब गवर्नमेंट का है, न सिंध गवर्नमेंट का है, न केपी गवर्नमेंट का है, न पंजाब गवर्नमेंट का है। ये मंसूबा दरअसल वफाकी गवर्नमेंट का है और वफाकी गवर्नमेंट ने ताकतवर कुव्वतों को ये मंसूबा दिया है और एक अलग इदारा कायम किया गया है जो कि सभी अथॉरिटीज़ को बाईपास करके उन इन्वेस्टर्स को फैसिलिटीज़ फराहम करेगा। तो उस इदारे के खिलाफ जो कि फेडरल इदारा है, उसके खिलाफ सिंध हाई कोर्ट का हुक्म कितना पावरफुल होगा ये आप सब जानते हैं। अब देखें ना, सब जमातें मिलकर जदोजहद कर रही थी। जैसे कालाबाग डैम पर सभी तनाजीम ने, सभी सियासी समाजी तनाजीम ने, लोगों ने मिलकर जदोजहद की थी। लेकिन इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो माजी के किस्सों से, माजी के जदोजहद से सबक सीख चुकी है, तो वो अब ऐसा हरबा इस्तेमाल करने लगी है, बल्कि कर चुकी है। खुदा न करे कि कल को इरसा या वफाकी गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा या उस अथॉरिटी का कोई नुमाइंदा सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के खिलाफ चला जाता है तो सिंध के लोगों का पूरा प्रोग्राम ऐसे बढ़ जाएगा कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि एक चीज़ हुई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया नहीं है, हाई कोर्ट से फैसला ज़मीर घुमरो जो कि लेके आए हैं वो तो बहुत बड़ी कामयाबी है, तो मैं ये ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। आए सुप्रीम कोर्ट के जो माजी में मंसूबों से मुतल्लिक फैसले हैं उन पर नज़र डालते हैं। ट्रेन मंसूबा जो लाहौर में शुरू किया गया था उस पर आम लोगों ने शदीद एहतजाज किए। उनका मानना था कि ये जो ट्रैक है इससे तारीखी इमारतों को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन पंजाब हुकूमत इस मसले को अवामी एहतजाज के ऊपर पार्लियामेंट में या पंजाब असम्बली में कोई बहस नहीं करती। पंजाब हुकूमत के लोग डायरेक्ट चले जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और 2017 में सुप्रीम कोर्ट कुछ मशरूत, कुछ शराइत लगाकर इस मंसूबे को जायज़ और हलाल करार दे देती है। और हमने देखा कि अवामी एहतजाज और शदीद मुखालफत के बावजूद भी ये 2020 में मंसूबा मुकम्मल भी हुआ और आज भी ट्रैक पर ट्रेन चल रही है। अगर गवर्नमेंट चाहती तो आम लोगों के मसाइल और मुतालबात मानकर उनका गुस्सा ठंडा कर सकती थी, लेकिन पंजाब हुकूमत ने शायद सिंध हुकूमत की तरह सोचा होगा कि हम 2% के लोगों के साथ बात करके क्या फ़ायदा, चले डायरेक्ट चलते हैं अदालत की तरफ और अदालत से स्टे लेकर आते हैं। तो स्टे लेकर आए, मंसूबा मुकम्मल हुआ, लेकिन अवामी एहतजाज, अवामी गुस्सा, अवामी मुतालबात, सब के सब अदालती फैसले, एक फैसले से सब कुछ बिल्डोज हो गया। बहरिया टाउन केस तो आपको याद होगा। बहरिया टाउन मंसूबे के लिए जमीन के अलाटमेंट पर सवालात उठे, मकामी लोगों की बेदखली और ज़मीनों पर गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ों के इल्ज़ामात, संगीन इल्ज़ामात सामने आए और हमने देखा कि सिंध की कौम परस्त जमातें सरापा एहतजाज हुई, मकामी लोग सरापा एहतजाज हुए, बड़ी तहरीकें चली। बहरिया टाउन इंतज़ामिया ने क्या किया कि वो सुप्रीम कोर्ट चली गई और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि 460 अरब रुपए उन्होंने बहरिया टाउन के ऊपर जुर्माना आयद किया और कहा कि ये मंसूबे जायज़ हैं और ये आप हलाल तरीके से कमा रहे हैं और ये मंसूबे जारी रहने चाहिए। और एक बिल्डर ने जमहूरी हुकूमत, जमहूरी एहतजाज को बिल्डोज करके अपना मंसूबा एक अदालती हुक्म के नाम पर मुकम्मल किया।
जब DHA सिटी कराची मंसूबा शुरू हुआ तो वो पूरा का पूरा मंसूबा कच्ची आबादियों पर मुश्तमिल था। तो जब DHA इंतजामिया ने कच्ची आबादियां गिराना शुरू की तो ये इंसानी हुकूक का मामला बन गया और इंसानी हुकूक से ताल्लुक़ रखने वाली तनाजीम ने शदीद एहतजाज किया। लेकिन DHA सिटी की इंतजामिया ने भी गवर्नमेंट से बात करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट जाने को बेहतर समझा और सुप्रीम कोर्ट ने कच्ची आबादियों को गैर कानूनी तजावज़ात का नाम दिया और इस मंसूबे को जायज़ और हलाल करार देते हुए इनके छोटे छोटे जो मंसूबे थे उन्हें फौरी तौर पर मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए। फिर हमने देखा कि मुतासिरीन के शदीद एहतजाज के बावजूद भी DHA सिटी कराची इंतज़ामिया ने बेशतर कच्ची आबादियाँ, सैकड़ों अफराद के मकानात, कच्ची घर गिरा कर वहाँ पर DHA सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया और आज भी वो जारी और सारी है। लेकिन वो सैकड़ों हज़ारों लोग जो कच्ची आबादियों में ज़िंदगी गुजार रहे थे वो कहाँ हैं, किसी को पता नहीं है। K4 मंसूबा हो या कराची रेलवे मंसूबा हो, इन्हीं सभी मंसूबों पर हमने सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और दीगर अदालती फैसले देखे कि जब भी आम लोग और सियासी समाजी तनाज़ीम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एहतजाज शुरू करते हैं तो इन प्रोजेक्ट्स की इंतज़ामिया अदालत चली जाती और अदालत एक झटके से बड़ा हुक्म जारी कर देती है कि ये प्रोजेक्ट्स शायद मुल्क की तरक्की में वो लोग नहीं आते कि जिनकी कच्ची आबादियाँ थी, शायद मुल्क की तरक्की में वो लोग शामिल नहीं थे कि जो बेरिया टाउन की ज़मीन, गैर कानूनी ज़मीन की अलाटमेंट पर आवाज़ उठा रहे थे, वो मुल्क की तरक्की के मुखालिफ थे। और बेरिया टाउन का बनना, DHA सिटी कराची का बनना और ग्रीन मेट्रो ट्रेन जो है उनका बनना मुल्क की तरक्की थी। लेकिन लोगों के घर गिराना, ज़मीनों पर कब्जे करना, कच्ची आबादियाँ बिल्डोज करना, ये सब कुछ गिराना जायज़ था और मुल्क की तरक्की इनकी वजह से रुकी हुई थी, जो कि अब बिल्डोज होने के बाद मुल्क की तरक्की 100% गिरो कर चुकी है। कल को वफाकी गवर्नमेंट अगर ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई, इरसा अगर सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट में वकील तो बड़े बड़े भाषण देते ही हैं, कल को अगर कह दिया गया कि ये मंसूबा पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा, जैसे कि हमने CPEC में देखा था, सुना था, इंटरनेशनली तौर पर बहुत बड़ी सरमायाकारी आएगी और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बदल दिए जाएंगे, बदल जाएंगे वगैरह वगैरह हो जाएगा, तो जजेस इन दलाल को सुनने के बाद खुदा न खास्ता अगर ये कह दें कि ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा जायज़ है और मुल्क की तरक्की के लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता है और इसे मुकम्मल होना चाहिए, और उसके बाद ये नहरें भी निकल जाएंगी, दरिया सिंध से पानी भी ले लिया जाएगा। और जो लोग आज समझ रहे हैं कि कराची में तो पानी वैसे ही दरिया सिंध का नहीं आता, उनकी आंखें बाहर ज़रूर आ जाएंगी। कुछ लोग मेरी पुरानी वीडियोज़ पर कमेंट्स कर रहे थे कि भले 2000 रुपये में गिलास कराची में पानी का मिले, हम खरीद कर पिएंगे। जो लोग ये बेवकूफ़ाना कमेंट्स करते हैं उन्हें सोचना चाहिए कि अगर 2000 तो बहुत बड़ी बात है, अगर एक 100 रुपये का गिलास हो गया और आप एक फैमिली के 10 मेंबर्स हैं तो 8 गिलास एक बंदा पीता है। नहाने और धोने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ पीने की बात कर रहा हूँ। और बोटल्स वाला पानी जब आप पिएंगे तो आपकी पूरी की पूरी जो इनकम है वो सिर्फ पानी पर खर्च हो जाएगी, बाकी ज़िंदगी के मामलात आपके शदीद मुतासिर होंगे। कुछ लोग समझते हैं कि किंजर झील में जो पानी आ रहा है शायद ये आसमान से गिर रहा है, ऐसा नहीं है। दरिया सिंध का पानी किंजर में जाता है और किंजर से धाबेजी पंपिंग स्टेशन में वो जमा होता है और धाबेजी पंपिंग स्टेशन से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी स्टोर होता है और वहाँ आपको पाइपलाइन के ज़रिए पानी फराहम किया जाता है। ये अलग बात है कि कराची में अब टैंकर माफिया सरगर्म है और उन पाइपलाइनों से पानी चोरी हो रहा है और वही टैंकर माफिया पानी बेच रहे हैं और आम लोगों को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसाया जा रहा है। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल कहते हैं कि बलोचिस्तान के मसले को सिक्योरिटी इशू के बजाय सियासी मसला समझा जाए, वरना अगर आपने सिक्योरिटी इशू समझा तो पहाड़ों पर बैठे लोग और फौज के दरमियान ये मसला हल होगा। ये बहुत बड़ा पैगाम है। बलूचिस्तान को आज से 20 साल पुराने पार्लियामानी निज़ाम और मौजूदा पार्लियामानी निज़ाम में ज़मीन व आसमान का फ़र्क नज़र आता है। वो समझते हैं कि मौजूदा पार्लियामानी निज़ाम में बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब ये है कि नवाब अकबर बुगटी के बाद अब अख्तर मेंगल साहब ने यह फ़ैसला कर लिया है कि अब वो पार्लियामानी निज़ाम पार्लियामेंट में होने के बजाय पहाड़ों पर जाने को तरजीह देंगे। तो रियासत पाकिस्तान को चाहिए, चूँकि अख्तर मेंगल पूरी ज़िंदगी पार्लियामानी सियासत पर अपनी जदोजहद करते रहे हैं, अब अगर वो पहाड़ों पर जाने की ज़िद और उनके पास ये लास्ट ऑप्शन है तो रियासत पाकिस्तान और दीगर जो इदारे हैं उन्हें फौरी तौर पर अख्तर मेंगल से बात करनी चाहिए और जो उनका देरेना मसला है, मुतालबात हैं, उन पर बैठ कर बातचीत अगर की जाए तो कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा।
کیونکہ ہم نے دیکھا کہ لانگ مارچ میں اختر مینگل صاحب کفن ساتھ لے کر آئے تھے، اور کفن ساتھ لے کر آنے والے آدمی کے پاس آپشن کتنے ہوتے ہیں یہ آپ بخوبی جانتے ہیں، اور بلوچستان حکومت نے ان مارچ میں شامل لوگوں کے ساتھ کیا کچھ کیا شاید یہ آپ سب جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور دیگر بلوچ خواتین اس وقت جیل میں ہیں، اور ان کی آزادی کے لیے مسلم لیگ نواز سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اختر مینگل جس مارچ کی قیادت کر رہے تھے وہ مارچ ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور دیگر بلوچ خواتین کی رہائی سے متعلق تھا، اور محمود خان اچکزئی نے جو دھمکی دی ہے کہ انہیں مجبور نہ کیا جائے کہ کل کو وہ پاکستان تحریک انصاف کی کمان سنبھالیں گے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی کمان محمود خان اچکزئی کیوں سنبھالیں گے؟ تو محمود خان اچکزئی نے ایسی بات کیوں کی شاید پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور محمود خان اچکزئی بتا سکتے ہیں، لیکن ان کے اس دھمکی آمیز جملے کے بعد بہت سے سوالوں نے جنم ضرور لیا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے بہت بڑا اعلان کیا ہے، اور وہ باقاعدہ سیاست میں انٹر بھی ہو چکے ہیں۔ راشد محمود سمرو نے جس انداز سے بلاول بھٹو زرداری سے سوال پوچھے یا اٹھائے، اور اس کے بعد قوم پرست تنظیموں نے جو کچھ پلاننگ کر رکھی ہے اس کے نتائج بہت جلد آنے والے ہیں۔ حالانکہ مخدوم کے گرد پھر سے گھیرا کیوں تنگ ہوا ہے؟ میرے پاس خبر ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما مخدوم فضل کے جنرل مینیجر شیر گل ساریو گاڑی سمیت گم ہو گئے تھے، اور ان کا الزام انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے مخدوم فیملی سے تعلق رکھنے والے بہت بڑی شخصیت پر لگایا تھا۔ اب مخدوم فضل اور مخدوم محسن کے درمیان کافی دنوں سے کیا کچھ ہو رہا ہے، اس تنازع کے چکر میں لوگوں کو، ایک دوسرے کے مینیجرز کو، ایک دوسرے کے خاص لوگوں کو اغوا یا انہیں مس کرنا، انہیں بلیک میل کرنا یا انہیں تنگ کرنا، یہ سلسلہ کافی دنوں سے چل رہا ہے۔ اب حالانکہ مخدومز جو کہ ماضی میں بہت بڑی طاقت رکھتے تھے اب وہ ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں۔ اب کچھ مخدومز پاکستان پیپلز پارٹی، کچھ مخدومز پاکستان تحریک انصاف اور کچھ مخدومز کسی اور تنظیم میں شامل ہیں، تو یہ سیاسی جھگڑے ذاتی نوعیت کے بن جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے لوگوں کو مبینہ طور پر اغوا بھی کروایا جاتا ہے، اور فیک مقدمات کا سہارا لے کر ایک دوسرے کو تنگ کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ مخدوم فیملی کے درمیان جو کچھ ہوا ان کے اثر بہت خطرناک ہوئے تھے، تو اس لیے ضروری ہے کہ فریقین کو آپس میں بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اب کمبر سے تعلق رکھنے والی ایک لیڈی ٹیچر تھی جس کا منگیتر تھا پولیس اہلکار، جسے کمبر کی تاریخ میں اگر سب سے بدترین واقعہ قرار دیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اب پولیس اہلکار نے، اب وہ لیڈی ٹیچر دیگر عملے کے ساتھ ایک گاڑی میں سوار تھی، اور وہ پولیس اہلکار اس گاڑی کو نہ صرف روکتا ہے بلکہ حملہ کر دیتا ہے، اور اس حملے کے نتیجے میں وہ لیڈی ٹیچر جہاں سے بے جاں ہو جاتی ہے، اور وہاں موجود ایک بندہ زخمی ہو جاتا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سی بادشاہت ہے، یہ کون سی جاہلیت ہے کہ اگر شادی سے کوئی انکار کرے تو آپ اسے گولیوں سے چھنی کر دیں؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ اب دیکھتے ہیں آج اس انصاف اس پورے واقعے پر کیا گل کھلاتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس لیڈی ٹیچر کو انصاف مل پائے گا۔ اور لاسٹ میں اس خبر کا ذکر کرتے ہیں جو کہ تاریخی طور پر بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ آپ بشیر خان قریشی کو تو جانتے ہوں گے، ان کی جد و جہد، ان کی تحریکیں، ان کے پروٹیسٹ، ان کے اعلانات آج بھی مخالفین کے، حکمرانوں کے دلوں میں بستے ہیں، اور وہ جب بھی بشیر خان کا نام سنتے ہیں تو ان کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ تو بشیر خان قریشی کے بیٹے نے بہت بڑا اعلان کیا ہے۔ ہوا یوں کہ بشیر خان قریشی کی برسی کے موقع پر ایک جلسہ تھا، وہاں پر تقریب میں موجود لوگ تھے۔ اس تقریب میں لوگوں کی موجودگی میں سنان خان قریشی نے 20 اپریل کو پورے سندھ میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی ہے۔ اب سنان خان قریشی کے اس اعلان کے بعد حکومت سندھ کے لیے بہت بڑی ٹینشن کریٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ قوم پرستوں میں بشیر خان قریشی کی جو جماعت جس کم ہے، ان کی کارکن اور ان کے حمایت میں جو لوگ نکلتے ہیں وہ باقی جماعتوں، باقی تناظیم، باقی سوشل سماجی جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کی مقابلے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور سنان خان قریشی نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا ہے کہ اگر آپ ہماری بات نہیں سنیں گے، لوگوں کے مطالبات نہیں مانیں گے، تو سائنٹ جیمز شہید کی برسی کے موقع پر
بہت بڑا اعلان بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا۔ اگر پسند آیا تو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارا یہ پوڈ کاسٹ تمام لوگوں تک پہنچ جائے۔